नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए ठीक है। गुड इवनिंग। शाम का समय है, मच्छरों का थोड़ा प्रकोप ज़्यादा है और वीडियो तो अलग बनाया ही हमने, तो आज आपको कुछ पढ़ाई दे रहे हैं। आज के इस मौसम में और ये महीने का अंतिम दिन है, तो अंतिम दिन के साथ इस टॉपिक की जो थियोरेटिकल पार्ट है वो मैं सोच रहा हूँ ख़त्म कर दूँ। तो आज जो पाठ नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी के अंदर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं टॉपिक, और टॉपिक है अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता को समझने के लिए हम आपको दैनिक जीवन के कोई उदाहरण दे के चलाते हैं। यानी यहाँ तो ये बताया गया है कि जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग बढ़ाने के लिए हमें ताप बढ़ाना पड़ेगा। कारण क्या है? कारण हमने कुछ लिखे रखे हैं इसमें आगे पीछे। कारण ये है कि जब हम अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से अभिकारक अणुओं की जो गतिज ऊर्जा हो जाती है वो बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो जो अभिकारक अणुओं के बीच कंपन होते हैं, कंपनों से जो उनके बीच बॉन्ड बने होते हैं वो बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और बॉन्ड ब्रेक हो जाने से अभिकारक अणु जो है वो आपस में क्रिया करके नया उत्पाद बना लेते हैं। क्योंकि अभिकारक अणुओं की प्रकृति होती है आयन बनाने, धनायन बनाने, क्या नाम है, बॉन्ड बनाने की। तो बॉन्ड बनाने की प्रकृति के कारण पुराने बॉन्ड टूट करके नए बॉन्ड बन जाते हैं, और नए बॉन्ड बनने से उत्पाद बन जाते हैं। तो ताप पर निर्भरता के लिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यानी क्या है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाने से अभिक्रिया का वेग जो है वो बढ़ जाता है। अर्थात कोटि समान रहती है। अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो कोटि एक ही रहेगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो कोटि एक ही रहेगी, तृतीय कोटि की अभिक्रिया है तब भी कोटि एक ही रहेगी, लेकिन स्थिरांक का मान बढ़ जाएगा, अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ जाएगा, किंतु दर नियतांक जो है वो बढ़ जाता है। तो क्या कर रहे हैं वहां पर? क्या बता रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक में लगभग 2 से 3 गुना की वृद्धि हो जाती है। जो वेग हम है वो वेग लगभग 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। कितना? 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल लेके देते हैं। यदि आप घर के किसी कुकर में, जो रसोई में कुकर होता है, उस कुकर में किसी भी मटेरियल को, पानी को और किसी जो भोज्य पदार्थ बनाते हैं उन भोज्य पदार्थों को भर के रख दें, और हम उनको गैस को चालू कर दें, तो गैस को चालू करने के बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि जो सीटी आती है ना, भोजन के पकने के समय जो सीटी आती है, वो सीटी, एक सीटी कितने सेकंड में, कितने मिनट में आ रही है, वो आप टाइम नोट करेंगे। और उस समय टेम्परेचर क्या है? तो उस समय टेम्परेचर मान लें कि हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है वो बॉयल हो रहा है, भोजन जो है वो बॉयल हो रहा है, और उस समय सीटी जो है वो 1 मिनट के अंदर एक सीटी आती है। तो यदि हम उसका टेम्परेचर 10 डिग्री और बढ़ा दें, कितना? 10 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ा दें, तो प्रति मिनट जो है वो सीटियों की संख्या 2 से 3 गुनी हो जाएगी। या तो प्रति मिनट में जो है वो 2 सीटियाँ आएंगी, और 2 या हो सकती हैं कि 3 भी आएँ, हो सकता है कि 2.5 भी आएँ। यानी 2.5 का मतलब क्या है? 2.5 का मतलब है कि 1 मिनट में 2.5, दूसरे मिनट में 2 मिनट में 5, तो 2 मिनट में कितनी आएगी? 5। इसका मतलब है कि 1 मिनट में 2.5 सीटियाँ आती हैं। पहले 1 मिनट में 1 सीटी आती थी, अब 1 मिनट में 2 सीटियाँ भी होंगी और 3 सीटियों के बीच की सीटियाँ भी होंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि वेग स्थिरांक में लगभग 2 से 3 गुणे की वृद्धि हो जाती है, 3 गुना वेग स्थिरांक बढ़ जाता है। तो यहाँ क्या लिखा है? ताप गुणांक। ये सूत्र इंपोर्टेंट है, ये परिभाषा इंपोर्टेंट है। बोर्ड में ये परिभाषा ही पूछी जाती है, एक सूत्र ही पूछा जाता है। तो ताप गुणांक बराबर क्या है? दर नियतांक या दर स्थिरांक कितने पर? T + 10 डिग्री सेल्सियस पर, बट्टे दर नियतांक T डिग्री सेल्सियस, यानी T पर, T डिग्री सेल्सियस पर, और यहाँ भी हमारा T डिग्री सेल्सियस है। तो T डिग्री सेल्सियस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन T डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर का दर नियतांक होगा, उस दर नियतांक के अनुपात को का मान जो होगा वो 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। अर्थात यही अभिक्रिया का वेग हो जाएगा कि अभिक्रिया का वेग जो है वो प्रारंभिक अभिक्रिया के वेग से 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। हालांकि अगले भी जो भी इसके बाद बनाएंगे तो उसमें आपका ग्राफीय निरूपण भी होगा।
ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अभिकारक अणुओं के मध्य प्रति सेकंड टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। अब हम आपको ये बताएं कि टक्करें क्या होती हैं। हम आपको ये बताएं कि टक्करें क्या होती हैं। तो टक्करें ये होती हैं कि जब अभिकारक अणु, मतलब एक A और प्लस बी, हमने A और A प्लस बी की क्रिया कराई, यहाँ मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ये देखिए A प्लस बी सी है और A प्लस बी सी से क्या बन रहा है, बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी बन रहा है। तो A और A के कण, बी सी और बी सी के कण, A और बी सी के कण आपस में क्या करेंगे, टक्करें करेंगे। तो कुछ टक्करें ऐसी होती हैं कि वो प्रभावी नहीं होती हैं। प्रभावी नहीं होती हैं तो वो टुकड़े नहीं बनते हैं। सपोज मान के चलें कि चौक का टुकड़ा अगर हम ऊपर से हथेली पर डालें तो चौक का टुकड़ा टूटेगा नहीं। अगर उस चौक के टुकड़े को ऊपर से हम जमीन पर डाल दें, जमीन पर डालें या जमीन पर धीरे धीरे से डालें, कम ऊंचाई से जमीन पर डालें तो टुकड़ा नहीं टूटेगा। और अगर हम उसको बहुत ऊंचाई से टुकड़ा डाल दें, चौक का टुकड़ा, तो वो टूट जाएगा। इसका मतलब वो जो टक्कर है जो उसको तोड़ रही है वो टक्कर प्रभावी है और वो उसको तोड़ने में कामयाब हो रही है। तो यहाँ क्या है, यहाँ प्रति सेकंड टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। जब एक सेकंड में टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो प्रभावी टक्करें ज़्यादा हो जाएगी, यानी ऐसी टक्करें बन जाएंगी जो उसको उत्पाद में बदल दे सकती हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये टक्कर संख्या बढ़ जाती है था अभिक्रिया वेग इज प्रोपोर्शनल टू टक्करों की संख्या। अभिक्रिया वेग किस पर डिपेंड कर रहा है, टक्करों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है। जितनी ज़्यादा टक्करें होंगी अभिक्रिया का वेग भी उतना ही ज़्यादा होगा और अभिकारकों से जो है वो उत्पाद उतने ही ज़्यादा बनेंगे। अगला क्या करा है, सक्रिय ऊर्जा, यानी इस क्रिया को करने के लिए, टक्करों को प्रभावी बनाने के लिए पदार्थों के पास या अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए अभिकारक अणुओं के पास जो है वो न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए। यानी उन टक्करों को प्रभावी बनाने के लिए न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए। वो न्यूनतम ऊर्जा ही हमारी क्या कहलाती है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ क्या करा है, अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा से अधिक, औसत ऊर्जा तो होती है, उनके पास तो ऊर्जा होगी जो टक्करें करेंगे, लेकिन उससे अधिक जो ऊर्जा होती है, अधिक वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जो अणुओं के टकराने पर प्रभावी टक्कर होने के लिए अणुओं में होना अनिवार्य हो, उसे हम सक्रिय ऊर्जा, इसे एक्टिवेशन एनर्जी EA से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, उसको EA से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात अणुओं के पास वह ऊर्जा जिससे अणु अपनी टक्करों को प्रभावी बना करके उत्पाद बनाने लायक हों, तो उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। क्रियाशील ऊर्जा, हमारे अंदर भी क्या है, हमारे अंदर भी ऊर्जा है। हमारे अंदर वो ऊर्जा है जो कि हम खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, तो हमारी क्या है, सक्रिय ऊर्जा है। क्रियाशील ऊर्जा है वो क्रियाशील ऊर्जा। दूसरी इसके अंदर क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर होने के लिए टकराने से पूर्व उनमें एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे दहली ऊर्जा कहते हैं। अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा से अधिक वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे वो टक्करें बनाती हैं। लेकिन यहाँ क्या करा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर होने के लिए, प्रभावी टक्कर होने के लिए यानी टक्करों को प्रभावी बनाने के लिए टकराने से पूर्व पहले उनमें एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे दहली ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी टक्करों को प्रभावी बनाने के लिए तो औसत ऊर्जा उनके पास होती है ना, जब उसको प्रभावी बनाने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए होती है, वही ऊर्जा जो है वो हमारी कहलाती है दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहलाती है, दहली ऊर्जा कहलाती है। और दहली ऊर्जा और औसत ऊर्जा को मिला करके ये दोनों क्या कहलाती हैं, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ क्या करा है, सक्रिय ऊर्जा बराबर दहली ऊर्जा माइनस औसत ऊर्जा, दहली ऊर्जा माइनस औसत ऊर्जा। इस औसत ऊर्जा को हम सक्रिय ऊर्जा में जोड़ दें तो वो किसके बराबर हो जाएगी, दहली ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारा क्या रहा कि अभिकारक जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया ताप पर किस प्रकार निर्भर करती है, क्यों निर्भर करती है, ताप बढ़ाने से अभिक्रिया क्यों बढ़ जाती है, वो केवल उनके बीच टक्करों की संख्या बढ़ाने से, प्रभावी टक्करें करने से, ये इस तरीके से ये घटना होती है। आइए उसका कुछ बिंदु जो है वो यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए ऊर्जा आरेख। उस ऊर्जा आरेख से पहले हम यहाँ बता रहे हैं कि ये हमारे कोई अभिकारक हैं A प्लस BC, और A प्लस BC क्या कर रहे हैं, आपस में टक्करें कर रहे हैं। जब आपस में टक्करें करेंगे तो उन टक्करों को प्रभावी बनाने के लिए ये चीज जरूरी है, अर्थात A और B
बी और सी के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनाना, उस कॉम्प्लेक्स बनाने को ही क्या कहते हैं हम? सक्रियत संकुल कहते हैं। क्या कहते हैं उस कॉम्प्लेक्स को? सक्रियत संकुल यानी एक्टिवेशन जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो, जिसमें तीनों का समायोजन हो। अभी यहाँ तीनों का समायोजन नहीं है, ए का समायोजन बी से नहीं है, बी का समायोजन सी से तो है, लेकिन ए का समायोजन बी से नहीं है। अब क्या है, ए का भी समायोजन बी से रखने के लिए हमें इस जगह की आवश्यकता होती है जहां दोनों ऊर्जाएं, जहां दोनों जो अभिकारक हैं वो आपस में मिले होने चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर हमारे क्या है, ए और बी जो है वो आपस में टक्कर करेंगे, ए बी सी आपस में टक्कर करेंगे और टक्कर करके वो इस ऊर्जा से इधर की ओर आगे की ओर चलेंगी। लेकिन अभी भी टक्कर कर रहे हैं, लेकिन उनकी टक्कर कैसी नहीं है? प्रभावी नहीं है। प्रभावी न होने से ये इस रेंज पर नहीं आएंगी। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा संकुल है जहाँ पर तीनों ग्रुप पाए जाते हैं, तो वो इस ऊर्जा गैप को नहीं पार कर पाएंगे। अगर जो टक्करें इस ऊर्जा गैप को पार कर लेंगी वो इस सक्रिय संकुल को प्राप्त कर लेंगी जहां तीनों का समायोजन हो जाएगा और तीनों के समायोजन से पुराने बंध टूट करके नए बंध बन जाएंगे और A + B बन जाएगी। ये तो रही इस पूरे सिस्टम की यहाँ पर थ्योरी, क्योंकि ताप बढ़ाने से ये जो टक्करें हैं वो प्रभावी होने लगती हैं। तो अब बात करते हैं आगे क्या है बात? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ऊर्जा आरेख, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए ऊर्जा आरेख। अब यहाँ पर क्या है, हमने ऊर्जा ले ली, ये जो हमारा ग्राफ क्या है, ये हमारा जो चक्र है वो है ऊर्जा का, ऊर्जा। तो एक तरफ ऊर्जा ले ली और एक तरफ हमने गतिज ऊर्जा ले ली। ये क्या हमारे पास? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो अभिक्रिया जो है वो अभिकारक से उत्पाद की ओर जाएगी कि नहीं जाएगी, उसका ये रहा। तो अभिकारक अणुओं के पास भी कुछ ऊर्जा होगी, वो ऊर्जा कौन सी? हमारी औसत ऊर्जा है। वो कौन सी ऊर्जा है? औसत ऊर्जा है। अब औसत ऊर्जा लेकर के वो टक्करें तो कर रही है, लेकिन उन टक्करों को प्रभावी बनाने के लिए उनके पास दहली ऊर्जा होनी चाहिए। कुछ है इनके पास ऊर्जा है, तो इनके पास क्या होनी चाहिए? दहली ऊर्जा होनी चाहिए, यानी औसत ऊर्जा मिला करके और अन्य ऊर्जा, औसत ऊर्जा प्लस अन्य ऊर्जा मिला करके दहली ऊर्जा इतनी होनी चाहिए जिससे ये सारी टक्करें प्रभावी हों और वो ये सक्रिय संकुल को प्राप्त कर लें। और सक्रिय संकुल को प्राप्त करने के बाद आगे की ओर क्या होगा? हमें उत्पाद प्राप्त हो जाएंगे। जैसे हम किसी पुल की चढ़ाई पर जब चढ़ते हैं तो हम अपना प्रयास करते हैं कि हम पुल की चढ़ाई पर चढ़ जाएं, लेकिन बहुत सारे प्रयास ऐसे होते हैं हमारे असफल हो जाते हैं और हम पुल की चढ़ाई चढ़ने से पहले ही पीछे लौट आते हैं। लेकिन हमें कुछ ऊर्जा इतनी मिल जाए, यानी जैसे अभिकारकों को इतनी ऊर्जा दी जाए, वही ऊर्जा यदि हमारे पास आ जाए तो हम इतना ऊर्जा लेकर के चले जाएंगे कि वहाँ हमारा जो गैप है वो पार हो जाए और हम पुल पर पहुँच जाएं। तो पुल पर पहुँचते ही हम नीचे तो आराम से लुढ़क ही जाएंगे, अर्थात नीचे ही हम निकल ही जाएंगे। तो वहाँ यही है, ये जो रेंज है वो पुल है, और पुल को पार करने के लिए अभिकारक अणुओं के पास एक दहली ऊर्जा की आवश्यकता होती है औसत ऊर्जा के अलावा। फिर क्या हो गया? उत्पादों। अब देखिए यहाँ जो रेंज है ना, ये जिनके पास जो ऊर्जा थी वो ऊर्जा तो इनके पास थी ही, लेकिन जब वो उत्पाद बना रहे हैं तो कुछ ऊर्जा उनके पास और है। तो इस ऊर्जा का जो गैप है डेल्टा H, इसे कहते हैं अभिक्रिया ऊष्मा, और ये अभिक्रिया ऊष्मा जो है वो उत्पाद के साथ निकल के जाती है। तो एक ग्राफ जो है वो किसके लिए रहता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ऊर्जा ग्राफ। अर्थात ऊष्माक्षेपी के लिए क्या है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसका मान दूसरी जो एक्टिवेशन एनर्जी आई है, यानी सक्रिय ऊर्जा जो आई है, उस सक्रिय ऊर्जा से इनका ऊर्जा का मान, जो सक्रिय ऊर्जा का मान कैसा है? वो कम है। यानी कहने का मतलब है अभिकारकों के पास जो सक्रिय ऊर्जा है और उत्पाद के पास जो सक्रिय ऊर्जा है वो ज़्यादा है, इसलिए उत्पाद अपने साथ साथ ऊर्जा को भी बाहर लॉस करते हैं। अगली बात आती है यहाँ पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए ऊर्जा आरेख। ये ठीक उसका उल्टा है। इसका उल्टा क्या है? यहाँ से हमने क्या लिया, हमारा फिर आ गया ऊर्जा का पद है, और यहाँ पर हमारी क्या है? गतिज ऊर्जा है। ये हमारा ऊर्जा का ग्राफ है, ये हमारी क्या है? गतिज ऊर्जा है। तो अभिकारक अणु वही हमारे A + BC। अब A + BC फिर टक्कर कर रहे हैं, टक्कर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगी? इस रेंज को पार करेंगे। ये हमारी क्या है? ये हमारी सक्रिय ऊर्जा है। यहाँ हमारी क्या होगी? सक्रिय संकुल होगा। इस सक्रिय संकुल में जब उत्पाद बन जाते हैं, यानी ये अभिकारक अणु टूट करके वहाँ निकल जाते हैं आगे, जब आगे निकल जाते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इनके पास ऊर्जा की और आवश्यकता होती है। यानी अभी तो ये ऊपर ही रुक गई, यानी ऊपर रुक गई, अभिकारक अणु ऊपर रुक गए, उत्पाद ऊपर रुक गए, अर्थात नीचे पहुँचने के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये जो ऊर्जा का अंतराल है, यानी अभिकारक अणुओं और
उत्पाद के अणुओं के बीच जो ऊर्जा अंतराल है वो ऊर्जा अंतराल अभिकारक के द्वारा उत्पादों को नहीं प्राप्त हो पाता। इसलिए उत्पाद क्या करते हैं, बाहर से ऊर्जा को लेते हैं और वो ऊर्जा क्रिया कैसी होती है, ऊष्माशोषी होती है। तो EA डैश यानी ये वाली जो ऊर्जा है अभिकारक अणुओं की जो सक्रिय ऊर्जा है वो उत्पादों की जो सक्रिय ऊर्जा है वो अभिकारक अणुओं की सक्रिय ऊर्जा से कैसी रहती है, छोटी रहती है। इसलिए हमें ऊष्मा क्या होती है, बाहर से देनी पड़ती है। तो अगले वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे, इसी के कुछ तथ्य हैं वो अगले वीडियो में लेके हम आपको आएंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं आपसे दूर। वीडियो को देखते रहें, बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।